अब मैथ्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं, इंग्लिश भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, उसको जाके देखो। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा भी सहयोग करें, मैं आपका सहयोग तो कर ही रहा हूँ। तो आप लोग भी देखते रहो वीडियोस, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप उस पर लाइक करें, थोड़ा सा कमेंट करके एक बार बताइए कि कैसा है, क्या चीज़ें कमी पड़ रही हैं, कैसे एक्सप्लेन करना है। आप लोग उसको ज़रूर उस पर अपना फीडबैक दीजिए, थोड़ा बताइए क्या है। तो अब हम थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान, या कई लोग इसको सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, सोशल स्टडी, सोशल साइंस, एसएसटी। और इसमें 3-4 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। जियोग्राफी है और पॉलिटिक्स है, आपकी हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। तो आज हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक्स और सिविक्स का कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार, तो सबसे पहला ये जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। और पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें हम नंबर कैसे गेन करेंगे, कुछ ये सब बातें कर लेते हैं। मोटिवेशनल चीज़ें, तो मोटिवेशनल चीज़ ये है कि सोशल साइंस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप अपने माइंडसेट से उस चीज़ के बारे में क्या जानते हो और उससे रिलेटेड कितनी चीज़ें जानते हो, उन चीज़ों को लिखना सीखो। जब सोशल स्टडी में आप अपने शब्दों का जब यूज़ करोगे, अपने वाक्य बनाओगे, तो आई थिंक कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा जो टीचर पे, वो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सारे टॉपिक को सिर्फ समझाऊंगा, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी का काम आपके ऊपर है। तो चलते हैं। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर बोलते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है, जो यूज़ करता है। और अधिकार का मतलब समझते ही हो, मतलब कि हमारे क्या अथॉरिटी है, हमारे पास क्या अधिकार है, हम क्या उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी भी दुकान पे जाते हैं और उस दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हम उस सामान को खरीदने के बाद हम उसका यूज़ करते हैं, इसीलिए हम क्या हैं, उसके कंज्यूमर हैं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए हमें बोला जाता है उपभोक्ता। और हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हम उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं, जिससे हम अपने सामान, अपने स्वास्थ्य और कई सारी चीज़ों की सुरक्षा कर सकें। तो इसमें हम बढ़ेंगे हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे हम कुछ हमने 5-6 जो भी है टॉपिक है, उस टॉपिक से थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। क्योंकि देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ, उसके बारे में समझा सकता हूँ, और बाकी की चीज़ें जो है आप अपने कॉमन सेंस यूज़ करके उस चीज़ों को लिखोगे। क्योंकि एसएसटी इज़ ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस, इज़ ऑल अबाउट योर थिंकिंग, इज़ ऑल अबाउट योर टैलेंट। अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता है, उस टॉपिक के बारे में पता है, तो आप उसमें ऐड करके अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके टीचर पे। बार बार ये बात बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उपभोक्ता अधिकार। इसके बारे में अभी मैंने बताया था कि उपभोक्ता एक्चुअल में उपभोक्ता होता कौन है। तो उपभोक्ता जो सामान दुकानदार से खरीदता है और जो उसको दुकान से खरीद के यूज़ करता है, उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता, उसे इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है। अब आते हैं उपभोक्ता अधिकार क्या होता है। उपभोक्ता अधिकार का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता जो भी कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर मतलब कि अगर मान लीजिए वो कुछ खरीद रहा है, तो वो खरीद रहा है तो क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? क्या वो जो चीज़ वो खरीद रहा है वो उसके लिए नुकसानदायक तो नहीं है? कहीं वो उसके हेल्थ के लिए तो नुकसानदायक नहीं है? कहीं उसको महंगे में तो नहीं बेचा जा रहा है? कहीं उसे 1 किलो की जगह आधा केजी तो नहीं मिल रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उन शोषणों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग करते हैं। और उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? वो पारित हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, मे बी एमसीक्यू में आपका यूज़ हो सकता है। हो सकता है कि पूछ दे आपसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था या कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा 1986 में ये लागू हुआ था। और सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? तो सबसे पहले एक देश ने लागू किया था, उसका नाम था इंग्लैंड। अंग्रेजों की धरती पे ये सबसे पहले लागू हुआ था। अंग्रेजों ने, गोरों ने ये किया था, इंग्लैंड वालों ने। अब आते हैं उपभोक्ता जागरूकता क्या होता है। तो जागरूकता का मतलब हम लोग जब छोटे थे तो एक ऐड आता था, एडवर्टाइजमेंट होता था। तो वो जो ऐड होता था वो होता था जागो ग्राहक जागो। आप लोग के शायद जनरेशन में नहीं होता था, हम लोग की जनरेशन में होता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा आता था ये करके ऐड की जागो ग्राहक जागो। और जब वो जाता था सामान लाने तो मतलब कि उसको एमआरपी से ज़्यादा मिलता था, तो वो उसके खिलाफ कंज्यूमर फॉर्म में मतलब कि शिकायत दर्ज कराता था, जिसकी वजह से उसे हर्जाना मिलेगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ।
अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि वहाँ पे फेयर लवली की कंपनी जो है वो दावा करती है कि 1 हफ्ते में मैं आपको चमगादड़ से गोरा बना दूंगा। ऐसा तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने उसे यूज़ किया और 7 दिनों में वो गोरा नहीं हो पाया, तो उसने क्लेम कर दिया, उसने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया और उसको उसके लिए हर्जाने के रूप में लगभग 1 करोड़ या इसके अमाउंट तो नहीं बता सकता, लेकिन उसको उतने अमाउंट उसे देने पड़े उस कंपनी को हर्जाने के रूप में। तो ये किस वजह से मुमकिन हो सका? ये उपभोक्ता अधिकार की वजह से मुमकिन हो सका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऐड करके मैं बताता चलूँगा जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे ये चीज़ें। तो उपभोक्ता अधिकार जो होता है, इससे यहाँ से उपभोक्ता का शोषण होने से बचाना है। उपभोक्ता जागरूकता क्या होता है? पहली बात तो उपभोक्ता जो है वो जाने कि मेरा अधिकार क्या क्या है, मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे क्या चीज़ें अच्छी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, वो सारे अधिकारों को जाने। और साथ में सरकार और व्यवसाय की सामाजिक और वैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करना भी इसके अंतर्गत आता है उपभोक्ता जागरूकता। तो अधिकारों व सरकार व व्यवसाय की सामाजिक तथा वैधानिक जिम्मेदारियों को जानने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए ही उपभोक्ता जागरूकता बनी हुई है। उपभोक्ता संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना किसी को। तो मतलब उपभोक्ता को निर्माण या तकनीकी कारणों से होने वाले नुकसान से बचाना है। संरक्षण क्या है? बचाना है उपभोक्ता को कि क्या जो चीज़ बनी है वो कंज्यूमर के लिए सही है या नहीं है, उपभोक्ता के लिए सही है या नहीं है। और तकनीकी कारणों से, अब जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है कि वो टेक्नोलॉजी सही है कि नहीं है, कि टेक्नोलॉजी सही है कि नहीं है, उसके लिए भी क्या होता है? उपभोक्ता संरक्षण बनाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानकीकरण क्या होता है? मानकीकरण को अगर हम इंग्लिश में बोले ना तो स्टैंडर्ड। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है। मान लीजिए कोई सामान बना तो उस सामान की गुणवत्ता के आधार पर उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाएगा कि इस स्टैंडर्ड से अगर तुमने नीचे बनाया कोई भी सामान तो वो जो सामान है तुम्हारा वो बिकेगा नहीं, वो सेल नहीं होगा। तो वही चीज़ इसको लिखा गया है कि उत्पादों की गुणवत्ता को देखकर उनके लिए मानक निर्धारित करना ही मानकीकरण कहलाता है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये बात याद रखिएगा, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये भी आ सकता है एमसीक्यू में। अगला है कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक सामानों पे आप लोगों ने देखा होगा आईएसआई, ये भी पहले ऐड आता था कि आईएसआई मार्का देख के ही किसी भी सामान को खरीदा जाता है। इलेक्ट्रिक वाले जो भी सामान होते हैं उस पर आईएसआई का मार्का आप देख के ही खरीदेंगे। सोने को अगर खरीदना है तो हॉल मार्क का साइन देखेंगे। खाद्य पदार्थों को देखना है तो एक मार्क का साइन जब देखेंगे, अगर वो चीज़ है उस पर तो वो आपके मतलब कि आपके यूज़ के लिए है, नहीं तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता शोषण क्या होता है? तो उपभोक्ता शोषण का मतलब ये होता है कि हम अपने कंज्यूमर को, या हम मान लीजिए कि हम एक दुकानदार हैं, मान के लीजिए हम रह चुके हैं, हमारे घर पे दुकान है, तो अगर हम दुकान है हमारा, तो अगर हम ये काम करते हैं तो ये सब जो होता है वो उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर वो जो मुझसे ले रहा है या मैं अगर कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ तो अगर मुझे कम माप तोल करके दिया गया तो वो भी उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आएगा। अगर मिलावट कर दिया गया, चावल में कुछ मिक्स कर दिया गया या दाल में कुछ मिक्स कर दिया गया जिसकी वजह से वेट बढ़ जाए, तो ये सब चीज़ें कर दी गई तो वो भी उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आएगा। अब एक बात सबसे आसान, ये वाला जो असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु देना। क्या है कि मार्केट में एडिडास के जूते जो है बहुत ही ज़्यादा, एडिडास एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो एडिडास के जूते की जगह पे फुटपाथों पे लगा के एबीबास करके बेचते हैं या फिर एडिडास का साइन लगा के उसको बेच रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि असली वस्तु के स्थान पर उसे नकली दे रहे हैं और पैसे उतने ही ले रहे हैं। तो ये भी उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आता है। और अगर कोई भी ऐसा करता है तो सिंपल सी बात है कि वो कानूनन अपराध है और आप चाहें तो कंज्यूमर फार्मर में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हर्जाना आपको उसका मिल सकता है। तो फिर आई थिंक हम लोगों ने टॉपिक सारा इसमें से कवर अप कर लिया है, सारी चीज़ें कवर अप कर ली है। अब फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि उपभोक्ता शोषण तो पढ़ लिया, क्या होता है उपभोक्ता शोषण। अब ये फैक्टर क्या क्या है जो शोषण को बढ़ावा देते हैं। फैक्टर का मतलब जैसे मान लीजिए कोई मैच है और उस मैच में कोई एक ऐसा खिलाड़ी हो जो आके एक्स फैक्टर डाल दे, मतलब कि किसी चीज़ को हारते हुए और उसको अचानक से क्या करे, उसे जिता दे। जैसे कल के मैच में हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान में, एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड हार रही है और
ग्लेन फिलिप्स एक बल्लेबाज है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो देखा होगा, वो आते ही उसने इतनी आक्रामक पारी खेली और न्यूजीलैंड को वो सीरीज जितवा दी। पाकिस्तान वाले तो हारते ही हैं, सबको पता है, पाकिस्तानी छोड़ो, बात ही क्या करना। उपभोक्ता शोषण के कारक क्या क्या है, तो मैंने कुछ हेडिंग डाल दिए हैं, और जब भी आप SST लिखोगे तो आप हेडिंग डाल के लिखोगे तो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है आकर्षक विज्ञापन। आकर्षक विज्ञापन मतलब जैसे हम लोग देखते रहते हैं ना टेलीविज़न पे, ओहो क्लोजअप, पास आओ, हाँ ऐसी चीज़ें, सेंटर फ्रेश है ना, जो ज़ुबान पे लगाम लगाता है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन का मतलब ही होता है ना हमारा ऐड, आकर्षक विज्ञापन, अट्रैक्टिव ऐड, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर होता है वो देखता है, इसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि अरे बाप रे, इसको अगर खा लेंगे तो हमारे सांसों की बदबू वो हो जाएगी, ब्रश कर लेंगे इससे, टूथब्रश कर लेंगे तो हमारे सारे जर्म्स मर जाएंगे, लाइफ बॉय नहा लीजिए, लक्स नहा लीजिए, दूध से बना हुआ है, आप दूध से भी ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, फेयर लवली 7 दिन में आपको। ये क्या है? ये सारे आकर्षक विज्ञापन ही तो हैं, जिसमें कंज्यूमर जो होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि उसे तो यही लगता है बढ़ा चढ़ा के और भैया अच्छा होगा। और इसमें भी हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, बिमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, तो ये सारी चीज़ें क्या है? आकर्षक विज्ञापन ही तो है, जिसमें लोग सेलिब्रिटी के द्वारा इन चीज़ों को ऐड दिखाते हैं और जिसकी वजह से कंज्यूमर जो होता है वो उन पर बिलीव कर लेता है और उन सब चीज़ों को खरीद लेता है, जबकि उनकी बुराइयों को बिल्कुल नहीं जानता है। दूसरी चीज़, साक्षरता कम होना। अब एक बात बताइए, मैंने अगर कोई सामान खरीदा और उसके पीछे सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो मैं जब पढ़ ही नहीं पाऊँगा उसे, तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? मुझे पता ही नहीं है कि अगर यहाँ पे हर एक सामान पे लिखा होता है, कई सारे बच्चे नहीं जानते हैं, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है। तो जब ये जानते ही नहीं है, इसका मतलब होता है कि कब बना है, इसका मतलब हुआ कि कब ख़राब होता है। तो जब ये कोई जानेगा ही नहीं, तो फिर कैसे वो पता करेगा कि वो जो क्वालिटी है वो कैसी है, कब ख़राब होने वाले हैं? तो सबसे मेन फैक्टर है साक्षरता कम होना। इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है और उपभोक्ता जो होता है वो शोषण का शिकार हो जाता है। अगला है ज्ञान की कमी। अब ज्ञान की कमी का मतलब क्या हुआ कि अब हम सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन सामान के बारे में हमें जानकारी नहीं कि ये सामान कैसे है, कैसे बनता है, कौन बनाता है ना, इससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे क्या नहीं पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया ज्ञान की कमी, ठीक है। बस मैं हेडिंग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्सप्लोर करना उसको। अगला है नई नई वस्तुओं का बाजार में आना। अब देखिए, वस्तुओं में नए नए वस्तु आ रहे हैं। कभी किसी प्रकार का ब्रांड का कोई चीज़ आ रहा है, जैसे मान लीजिए अब टूथब्रश, ये कोलगेट का आएगा और टूथब्रश, और फिर इसके बाद से हम टूथपेस्ट ले लेते हैं, क्लोजअप आ गया, कोलगेट आ गया, कोलगेट सिबाका आ गया, डबल दंतमंजन आ गया, मतलब अनेकों प्रकार के ब्रांड। तो नई जब आएंगे बाजार, तो उसमें हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सा हम यूज़ करें, ठीक है, कौन सा हम यूज़ करें। तो इसके लिए भी एक प्रॉब्लम आती है। सीमित आपूर्ति क्या होता है? सीमित आपूर्ति, इसको थोड़ा समझते हैं। सीमित का मतलब लिमिटेड कोई चीज़ अगर हो जाती है तो वो क्या होता है कि मान लो कि 4 दुकानें, यहाँ पे चारों दुकान वालों ने अपने में डिस्कस कर लिया कि भैया ये जो सामान है इसको दबा के रखो, किसी को देना नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उन सामान को दबा के रख लेंगे, और फिर जब कोई नीडी आएगा, बहुत ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसे कहेंगे कि देखिए भैया है तो नहीं, बट अगर चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा दाम में मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उनको वो ब्लैक करके बेचते हैं। ब्लैक करके, ब्लैक टिकट का नाम सुना है ना, ब्लैक टिकट। तो ब्लैक टिकट में क्या होता है कि मान लीजिए हम टिकट खरीदने जाते हैं, टिकट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक ही बार में इकट्ठा बहुत सारे टिकट खरीद लेते हैं, तो उन सारे टिकटों को वो 2 गुने 3 गुने 4 गुने दाम पे बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। तो ये क्या है, ये भी उपभोक्ता शोषण का एक कारक है, एक फैक्टर है, जिसकी वजह से ये चीज होती है। सीमित प्रतिस्पर्धा। सीमित प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि लिमिटेड कंपटीशन होता है। हर एक प्रोडक्ट को बनाने का एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और उसके अलावा उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो कंपटीटर जब नहीं होगा तो वो जो मन करेगा वो बनाएगा, जो मन करेगा वैसे बनाएगा और आपको देगा, क्योंकि आप एकदम डिपेंडेंट हो उस पर। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब कि सीमित प्रतिस्पर्धा भी उपभोक्ता शोषण का एक कारक है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता को बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय बना रखे हैं। इससे पहले का जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उपभोक्ता के शोषण में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, तो वो जो आया हुआ है कम से कम 3-4 साल पेपर में पूछा गया है। इस चैप्टर से तो आना ही आना है एक क्वेश्चन।
तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझ लें और हेडिंग ज़्यादा मुख्यतः याद रखेंगे तो सही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल के और उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये है कि उपभोक्ता को बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं। 3 प्रकार के उपाय हैं। पहला है हमारा प्रशासनिक उपाय, तकनीकी उपाय और तीसरा जो है वो कानूनी उपाय है। तो प्रशासनिक उपाय में क्या है? प्रशासनिक उपाय में ये है कि देखिए जो वितरण प्रणाली है या जो देने का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको उन्होंने सार्वजनिक बना रखा है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट जो भी मैंने बताया कि काला बाजारी नहीं हो पाई। किसी चीज़ को हम छुपा लें और छुपा के इसके बाद कहें कि ये बहुत ज़्यादा दाम में मैं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जमाखोरी जमा करके आप कहीं रख नहीं सकते हैं, आपको वितरण करना ही है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही है उसको। और मुनाफा या वसूली वाला काम नहीं होता, जैसे कि मूवीज़ में आप लोगों ने देखा है हफ्ते में वसूली करना होता है ना, हफ्ते में चलो भाई हफ्ता निकाल, वसूली नहीं कर सकते। और मतलब कि ज़्यादा मुनाफा आप नहीं कमा सकते, जितना उस चीज़ का MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP, ठीक है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे आप 1 रुपये भी अधिक नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करोगे मुनाफा कमाने के लिए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो पहला समझ गए होंगे आप लोग कि प्रशासनिक उपाय, प्रशासन ने इतना कड़ा कर दिया, इतना टाइट कर दिया है जिसकी वजह से कोई जमाखोरी नहीं कर सकता, कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता और कोई मुनाफा वसूली वाली ये चीज़ें कर नहीं कर सकता। हमें इन अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। और हम पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इसीलिए ना कि हम ये पढ़ लिख लेंगे तो कोई भी हमें धोखे में नहीं रह सकता, कोई भी हमें गलत चीज़ें नहीं समझा सकता, गलत चीज़ें नहीं बता सकता, गलत चीज़ नहीं दे सकता। हमें अपने हेल्थ का ध्यान रख लेंगे, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। तकनीकी उपाय, टेक्नोलॉजी। टेक्निकल क्या उपाय है? टेक्निकल में क्या किया गया? सबका मानकीकरण कर दिया गया। मानकीकरण के बारे में अभी मैंने चर्चा किया कुछ देर पहले। मानकीकरण का मतलब किसी भी सामान की गुणवत्ता को देखेंगे और उसके आधार पे हम क्या करेंगे, उसके आधार पे उसका स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। अगर उस स्टैंडर्ड से अगर वो नीचे है तो सिंपल सी बात है कि वो चीज़ हमारे यूज़ में नहीं है। और एक बात और इन्होंने कर दिया कि उस पर एक लोगो बना दिया, एक चिन्ह दे दिया, ISI। अगर हमें कहीं भी कोई चीज़ जाते हैं खरीदने तो पहले हम देखेंगे कि उस पर ISI मार्क है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट है, वो हमारे लायक नहीं है। हॉलमार्क, ठीक है, हॉलमार्क जो है सोने पे होता है, सोना खरीदने जा रहे हैं तो हॉलमार्क का चिन्ह बिल्कुल देखना चाहिए और वो लगा होना चाहिए। एक मार्क खाने वाली चीज़ों पे लगा होना चाहिए। तो ये तकनीकी उपाय है। अगला क्या है? कानूनी उपाय। तो कानूनी उपाय तो बहुत ही बड़ा है इसका प्रोसेस। 1986 में ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये आया था, ये कानून पारित हुआ था। और ये कानून जो है वो 3 स्तर पे है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे भी है। अगर राष्ट्रीय स्तर पे आप जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे एक न्यायालय उपभोक्ता का, जिसे हम राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहते हैं। राज्य स्तर पे है जिसे हम राज्य आयोग कहते हैं। और जिला स्तर पे है जिसे हम जिला मंच भी कहते हैं। ठीक है, जिला मंच कहते हैं। तो अगर आप अपने जिला स्तर पे जाते हैं, वहाँ से आपका मतलब कि मान लीजिए कि कुछ भी होगी, अगर वहाँ से खारिज कर दिया गया तो आप उससे ऊपर जा सकते हैं राज्य स्तर पे। राज्य स्तर से खारिज हो तो राष्ट्रीय स्तर पे आप जाके इसके मुकदमा लड़ सकते हैं, कानून में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आप हर्जाना जीत सकते हैं। और जो गलत कर रहा है उसको आप सबक सिखा सकते हैं, जो भी हमारे शॉपकीपर है। अब आगे आते हैं कि यहाँ पे 1991 और 1993 में इन सब में थोड़ा संशोधन हुआ, थोड़ा सा मतलब कि इसमें करेक्शन किया गया। इस जो अधिनियम है उसमें करेक्शन किया गया और करेक्शन करने के बाद इस कानून को और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त बनाया गया। तो इन तीनों विधियों से हमें ये प्रतीत होता है कि सरकार ने हमें उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता जो भी किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो उसके खिलाफ, अगर वो स्वास्थ्य से संबंधी कोई बेकार चीज़ बेच रहा है, अपने खुद के बेनिफिट के लिए कुछ बेच रहा है, तो हमारे लिए बहुत सारे उपाय हैं। हम इन सारे उपायों को अपना के और उसे हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को भविष्य में बचा सकते हैं। तो हम अब मिलेंगे इसी चैप्टर के 1-2 और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।